कि जब देश की सड़कें सुनसान होती है तो संसद आवारा हो जाता है। संसद में बहुत बहुत अच्छेदार भाषण हम सुन रहे हैं, लेकिन उन भाषणों का क्या मतलब है। दूसरा इशू इम्पोर्टेंट बहुत है, जो सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं है, नीट का इशू, भारी बेईमानी। और इस पूरे बेईमानी का जो सबसे बड़ा किंगस्पिन देश का शिक्षा मंत्री, क्या आपने उसके रेजिग्नेशन की डिमांड की? एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? सिर्फ SC ST OBC के बच्चे नहीं ठगे गए, उनके साथ सिर्फ नहीं बेईमानी हुई, पूरे देश के उन मेधावी छात्रों के जिनके माता पिता भूखे रहकर उनको ट्यूशन दिलाकर, कोचिंग दिलाकर, कोटा में पढ़ाकर उनको तैयार कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए, उनके साथ छल किया गया, ठगी की गई, कपट किया गया, बेईमानी की गई। आपने कुछ नहीं कहा। द इशू इज डेड। और अग्निवीर सिर्फ अग्निवीर नहीं है, पूरे देश के युवाओं के रोजगार का प्रश्न है। रोज भारतीय जनता पार्टी उस पर झूठ बोलती है और आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ युवा नहीं ठगे जा रहे हैं, देश के किसान जिनकी डिमांड है MSP, उन्होंने तो जबरदस्त आंदोलन किया। आपने क्या किया? इसके साथ जो देश के सेना के लोग हैं, 1 रैंक 1 पेंशन की जो डिमांड कर रहे हैं, आपने क्या किया उनके? तो समीक्षा इसकी भी होनी चाहिए कि विपक्ष क्या कर रहा है। हम जानते हैं कि सत्ता पक्ष निरंकुश है, लेकिन हमें नपुंसक विपक्ष नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कोई हमारे साथ सड़क पर आगे चले। वो डॉक्टर रतन लाल कह रहे थे कि समाज के लोग नहीं जागृत, तो उनको चलना चाहिए। नेतृत्व का दूसरा असर होता है। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूं आपके साथ बहुत लोग हैं, लेकिन वो लोग नहीं है जितने राजनीतिक दलों के आगे पीछे घूमते हैं। और एक राजनीतिक दल का जब कॉज और कॉल होता है तो उसके परिणाम दूसरे नजर आते हैं। तो मैं आज चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से कि विपक्ष जाति जनगणना को लेकर सड़क पर उतरे, नहीं तो माना जाएगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं। ये मुझ जैसे सभी लोगों का मानना होगा। और कानून देखिए, उन्होंने कहा विपक्ष ने कि वक्फ बोर्ड का कानून हमने वापस करवा दिया, फिर आ रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? पूरे देश के एक कौम जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहा है और उस पर चुप। तो हमें क्या समीक्षा करनी चाहिए? हमारी मांगे, हमारी बात सुनी जाएगी कि नहीं? सबसे महत्वपूर्ण यह है, अभी कुछ 1-2 बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सांसद महोदय, मैं चाहता था कि वो सुने मेरी बात, मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो रुके, क्योंकि CPI ML के दोनों नेता हमारे जो सांसद हैं, एक तो इसके पहले 23 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही एक प्रोग्राम हुआ था, श्री राजा राम जी उपस्थित थे और आज सुदामा प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं समझ रहा हूं कि CPI ML के नज़र में हमारी मांगों की अहमियत, तो मैं समझता हूं कि उनको भी इस बात पर कहना चाहिए। कोई हर्ज नहीं है, अगर CPI ML ही आगे बढ़े तो हम लोग साथ रहेंगे। इस बात का मैं पुख्ता तौर से आपको विश्वास दिलाता हूं सर। हम लोग अभी चेन्नई गए थे, डॉक्टर रतन लाल भी थे और स्टालिन साहब के साथ मुलाकात थी। उदयनिधि जी का एक प्रोग्राम दिल्ली में होना है, मोस्ट प्रॉब्ली संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। वहाँ एक संस्था DK द्रविड़ कशगम जो है, वो एक जिस तरह से RSS BJP के लिए होती है, DMK और AIADMK के लिए DK है, और वो पेरियार द्वारा स्थापित संस्था है जिसकी देखरेख अब उनके ही एक शिष्य के वीरामणि साहब करते हैं, जो 91 ईयर्स ओल्ड। और जो बात मैं आपके समक्ष कर रहा हूँ उनसे हुई, और उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में आप लोग एक निर्णय लें तो तमिलनाडु के तरफ से पूरे के पूरे समाज सड़कों पर रहेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, श्री P. विल्सन साहब जो कन्वीनर है ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस, कि आप इन मुद्दों के आधार पर एक प्रोग्राम तय कीजिए। और मैं चाहता हूँ और निवेदन कर रहा हूँ आज इस सभा में बैठे तमाम बुद्धिजीवी और जो हमारे साथी हैं जो इस बात पर चिंतित हैं
कि आप लोग भी ये आग्रह करें और अगर ऐसा निर्णय होता है तो आप साथ देने का ये करें। आखिरी में लखनऊ में 3 दिन पहले एक सामाजिक चेतना संगठन द्वारा एक कार्यक्रम था और उसमें एक रेजोल्यूशन लिया गया जिसको संदीप जी नाम दिया गया है लखनऊ डिक्लेरेशन ऑफ सोशल जस्टिस। आई वॉन्ट यू टू कैरी दिस फॉरवर्ड। उसमें 4-5 प्रमुख मांगों को रखा गया। पहली बात थी कि कास्ट सेंसस की जाए, दूसरी बात थी कि हायर जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन हो, और सिर्फ हायर जुडिशरी में नहीं, तमाम जो ऐसे पैनल्स हैं जहां जैसे सरकार के वकील चुने जाते हैं संस्थाओं के, उन सभी में जो दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी के का प्रतिनिधित्व हो। तीसरा कहा गया कि क्रीमी लेयर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट शुड बी अबॉलिश्ड। चौथा कहा गया कि वर्गीकरण की जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ ओबीसी का ही नहीं, एससी एसटी में कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि किस समाज और किस जाति ने कितना कुछ पाया और कितना कुछ उसकी संख्या है। अगर ये नहीं बता रहे हैं तो आपका लक्ष्य सिर्फ ये है कि उस समाज में एक प्रकार से दुराव पैदा हो, आपसी घृणा पैदा हो, आपसी विद्वेष हो, और आप उसी आधार पे काम कर रहे हैं कि बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों की थी। और एक जो सभी जगह ओबीसी के पोस्टों को एनएफएस किया जा रहा है, नन फाउंड सूटेबल, संदीप जी उसको बराबर शेयर कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कोई ना कोई सरकार और संसद की जो समिति है उस पर कार्रवाई करे, और जो बुलडोजर राज चल रहा है ये भी रोकी जाए। और सबसे अहम है कि एक कानून बनाया जाए कि अगर आप आरक्षण को उचित ढंग से नहीं लागू करते हैं तो इट शुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। The officer who does that should be liable for criminal trial and action against him. आवश्यक है। एक तो पहली बात यह है कि हर 10 साल पर यह होता है, यह अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था, और 1901, 1911, 1921 एवं प्रकार से लगातार ये होता रहा। आखिरी जिसमें जाति की गणना हुई जिस सेंसस में, वो 1931 में थी। 1941 में भी गणना हुई, लेकिन चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसके निष्कर्षों को एक इकट्ठा करने में कुछ दिक्कतें आई थी। उसके बाद ये बड़ी आश्चर्य का विषय है कि 2021 की जनगणना को रोक दी गई है। ये न सिर्फ पूरे के पूरे देश के साथ अन्याय है, देश के संविधान विरोधी कदम है, बल्कि देश के बहुजन समाज के साथ भारी एक तरह से उनके साथ एक अन्याय है। क्यों है ये अन्याय? क्योंकि कोर्ट कहती है कि आपको तब आरक्षण मिलेगा जब हम डेटा आपके देखेंगे, और सरकार कहती है कि चाहे जो हो जाए हम कास्ट को नहीं गिनेंगे। ये एफिडेविट भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पहले दी। जब तमाम तरफ से उन पर दबाव आया तो उन्होंने इस एफिडेविट पर परिवर्तन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? ये स्पष्ट है कि वो जाति जनगणना नहीं हो, इसलिए देश के संवैधानिक प्रावधान सेंसस को ही रोक के रखा हुआ है। और सेंसस के रुकने पर, और मैं बता दूं जिस वजह से कुछ लोगों का कुछ जगह वक्तव्य आता है कि वो जो कोविड काल था और इस वजह से दिक्कतें आई, तो आपको मैं बता दूं दुनिया में किसी भी देश में जहां पर जहां जनगणना की जाती है वहां कोविड के कारण गणना को नहीं रोका गया है। ये उपज है भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी मानसिकता के तहत उन तमाम लोगों को उनके हक से महरूम करने का, जिनका वो अपने जो मनुस्मृति आधारित प्रपोज्ड जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें वो विरोध करती है। नहीं, इसके पहले जिक्र आया था कि काका कालेलकर कमीशन ने रिकमेंड किया था। देखिए बड़ी दिलचस्प बात थी, काका कालेलकर कमीशन को ये दिक्कतें आई थी तो उन्होंने कहा था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन सबसे आश्चर्य बात था कि जब वो कमीशन की रिपोर्ट तैयार हो गई, काका कालेलकर जो खुद एक ब्राह्मण समुदाय से थे, उन्होंने राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट पेश की और उस पर जो उन्होंने अपनी बात कही उसमें एक
निचोड़ लिखा कि मैं इस रिपोर्ट से असहमत हूँ। आप समझिए किसी भी चेयरमैन का जो वो रिपोर्ट दे रहा है और उसमें वो बोल दे कि आई डू नॉट एग्री विद दिस रिपोर्ट, तो वो एक बहाना मिल गया। और आपको पता है कि कितने दिक्कतों के बाद ये कमीशन बनी थी काका कालेलकर की। बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा नेहरू जी के कैबिनेट से। 3 कार्य वो अपने जो रेजिग्नेशन लेटर है उसमें उन्होंने जिक्र किया है। हिंदू कोड बिल के अलावे जो प्रमुख कारण था जिसके लिए वो उन्हें ऐतराज़ था, वो ये था कि देश के बहुसंख्यक पिछड़े समाज के लोगों के उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधान जो था एक कमीशन का बनाना, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार नहीं कर रही थी और इसी वजह से बाबा साहब ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई और 1931 को बेस बनाया गया। बहुत जो लोग हमारे कई साथी, डॉक्टर रतनलाल भी बैठे हैं, संदीप जी को भी याद होगा, प्रसेनजीत हैं यहाँ, कि किस तरह से 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो लगा कि जैसे कि देश के हक को छीनकर पाकिस्तान को दे दिया गया। एक आग लग गई थी पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय सहित पूरे जगह पे, और ये कहा गया जैसे बहुत घनघोर अन्याय हो गया। और उसमें एक प्रमुख आरोप था कमीशन का कि दे हैव गॉन बैक ऑन अ डेटा विच इज सो ओल्ड, 1931। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी जो बिहार सरकार ने जाति सर्वे कराया है और उसके जो डेटा है वो लगभग उसी अनुरूप है जो 1931 में वो डेटा जो भारत सरकार का था। यानी कि 1931 के बाद बिहार 2 राज्य में बंट चुका है, बिहार और झारखंड हो चुका है, और उसमें कुछ तब्दीलियां भी हुई हैं। लेकिन जो रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन मंडल कमीशन ने रखा था उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए मंडल कमीशन को चाहकर भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने पूरे तरह से उसके एक एक क्लॉज को बार बार बहस में, और मैं आज याद करता हूं राम जेठमलानी साहब को जिन्होंने अकेले उस केस के पक्ष में लड़ा और उस केस में जीत हासिल हुई, और मंडल कमीशन के विरुद्ध पूरे सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक शब्द नहीं मिला। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज ऑफ क्रीमी लेयर वाज एडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। Creamy layer is totally unconstitutional. It is based on economic basis and it cannot withstand the basis of our constitution, which says socially and educationally backward classes, शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग। खुद मंडल जी ने कई बार जिक्र किया था, और जिस परिवेश से वो आते थे, उनके जो परिवार था, रहन सहन था, वो एक उत्कृष्ट मैं समझता हूँ स्तर पर था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने बिहार के, और बिहार में एक जगह है बरौनी जहाँ पर ऑयल रिफाइनरी थी, और किसी कारणवश तेल का रिसाव हो गया गंगा में और उसमें आग लग गई, और वो न्यूज़ आया पटना में विधानसभा में, एक सवर्ण पूर्व मुख्यमंत्री, ब्राह्मण पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो यही होगा, गंगा में आग लगेगी। ये अलग बात थी कि वो जिस आर्थिक स्थिति के थे वैसे वैसे मैनेजर उनके पास थे, लेकिन यहाँ बात ईडब्ल्यूएस की फिर आ गई, और एक दूसरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया गया ईडब्ल्यूएस को इस देश में लागू करके। और आज स्थिति है कि ओबीसी की तमाम सीटें उसको गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, ईडब्ल्यूएस जो 2 साल पहले लगी है उसके बैकलॉग कह के परिवर्तन किया जा रहा है। ये ओबीसी को हर एक स्टेप पर इस तरह से उनको जलील किया जा रहा है, लेकिन हमारे नेता और हमारे लोग उस पर किसी तरह का जो एक आक्रोश दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। दिखता है सामाजिक मंचों पर जो हम जैसे लोग बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2011 में पार्लियामेंट का यूनानिमस रेजोल्यूशन था कि देश में सेंसस के साथ जाति को गिना जाए। कांग्रेस की सरकार थी और उस समय पार्लियामेंट में बहुत ही बखूबी आदरणीय मुलायम सिंह जी जो आज नहीं हैं, शरद यादव जी,
लालू प्रसाद जी ने इसको बड़ी जोरदार तरीके से रखा और वो रेजोल्यूशन पास हुआ। लेकिन जो इम्प्लीमेंट करना था उसको किसको करना था? पी चिदम्बरम साहब, प्रणब मुखर्जी, और उन्होंने इसको मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा कि सेंसस कमिश्नर विल नॉट डू इट, देयर विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन अफेयर्स एक एनजीओ को लाकर करेंगे और 5,000 करोड़ आवंटित किए गए। 5,000 करोड़ के खर्च के बाद भी जब ये पूरे डेटा भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास आ चुकी है तो उस पर भी वो मौन साधे हुए, उस सर्वे की भी जानकारी और उसमें जातिगत जो स्थिति है वो नहीं दे रहे। होम मिनिस्टर जाके बिहार में कहते हैं कि यहाँ जो जाति सर्वे हुआ है इसमें एक जाति का रेशियो कुछ बढ़ा के दिया गया है। तो आपके पास तो सेंसस है, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देश को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है, और यह सिर्फ इसलिए कि जो देश के पिछड़े वर्ग का हक है वो हक उनको नहीं मिले। मैं खास तौर से आज आपको बताना, अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। अभी तक का रिपोर्ट है मोर देन 50% पोलिंग हुआ है। क्या परिणाम आएगा? कांग्रेस बहुत खुश है, 75 सीट लाएंगे। 2024 में भी खुश थे और हम उनको याद दिलाए थे कि ईवीएम है। और उसके बाद वोट फॉर डेमोक्रेसी एक संस्था है बंबई की, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि लोकसभा 2024 के चुनाव में 80 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती थी, उसको बेईमानी से मैनिपुलेट करके उनको जिताया गया है और ये इंडिया गठबंधन की सीटें थी। क्या आपने किसी भी राजनीतिक दल द्वारा उस रिपोर्ट की चर्चा सुनी है, जिसमें तमाम ऐसे विद्वान लोग हैं जो हवा में बातें नहीं करते हैं, वो डेटा और स्टैटिस्टिक्स के साथ अपने बात को उस रिपोर्ट में रखे? तो हरियाणा में क्या परिणाम आएगा? डॉक्टर रतन लाल जी कह रहे हैं कि दलित मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं चाहता हूं बने, लेकिन ईवीएम के जोर के आगे क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है। आज एक चीज और है, आज राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके 100 दिन पूरे हुए एज लीडर ऑफ अपोजिशन। मैं इसलिए आज ये बात जिक्र कर रहा हूं कि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की रवैया क्या है। दे आर सिंसियर टू देयर एजेंडा। पिछड़ों को नहीं लाना है, देश में धर्म के आधार पर लोगों के बीच में विद्वेष और घृणा फैलाना है। दे आर ट्रू टू देयर एजेंडा। बट ऑपोजिशन, क्या हमने हासिल किया? कुछ मुद्दे राहुल जी ने और ऑपोजिशन लीडर्स ने उठाए, उस पर क्या हमें मिला है? इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और आज मैं सबसे पहले वो मुद्दा उठाता हूं जाति जनगणना की। मैं बता दूं कि एक मीटिंग में राहुल जी से खुद हमारी बात हुई थी, डॉक्टर रतन लाल जी भी साथ में थे। वो बोले कि प्रतापगढ़ में भाषण दिए थे कि 73% जनता देश की सोई हुई है। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको कैसे पता है सोए हुए? कोई भी समाज पूरी तरह से जागृत नहीं रहता, उसके कुछ टॉर्च बेरर्स होते हैं, उसके कुछ लोग होते हैं जो उसको जागृत करते हैं। आपने क्या किया ये तय करने के लिए कि समाज जगा हुआ? पहली बात तो मैंने आपत्ति की थी, ये 73% वाला जो आपका आंकड़ा है वो थोड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से चल रहे हैं कि उतना आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए था 52%, लेकिन मंडल कमीशन ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ऊपर आरक्षण ले जाने को मना किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इसे निरस्त नहीं कर दे, इसलिए 52% लोगों को सिर्फ 27% आरक्षण दी जा रही है मंडल कमीशन के तहत। तो हम तो मानते हैं कि 52% कम से कम। तो उस समाज को आप कह रहे हैं सोए हुए हैं, तो आपने कोई टेस्ट किया? आपने कहा कि जाति जनगणना नहीं हुई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो एक दिन उपवास रखूंगा, भूख हड़ताल करूंगा। क्या आपने कहा कि 2 किलोमीटर में चलूंगा और पूरे देश को चुनौती दिया?